हेलो दोस्तों, तो आखिरकार फ्रॉम सीजन 4 का छठा एपिसोड आ गया है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मशरूम के भ्रम से बाहर आने के बाद जेड ने बायड को अपनी खोज के बारे में बताया। उसके अनुसार कस्बे के नीचे की गुफा और वेदी पर रखे बच्चों के अवशेष ही इस अजीब कस्बे के सामान्य संचालन की नींव हैं, जो बाहर से आने वाले हर इंसान को बांधे रखते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह अनंत चक्र में फंसा ड्रीम टाउन काउंटलेस बच्चों की आत्माओं और हड्डियों पर टिका हुआ है। अगर उन्हें खोजकर दफना दिया जाए तो यकीनन इस सीमा को तोड़कर घर लौटने का रास्ता मिल सकता है। रात में निकलने वाले वे खून से सने राक्षस सिर्फ इंसानों का शिकार करने के लिए नहीं हैं, वे इस कस्बे के रक्षक हैं, जो दिन रात उन बच्चों की हड्डियों की रखवाली करते हैं और इस अजीब व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और इंसानों की खोजबीन दरअसल कस्बे की जड़ें हिला रही हैं, इसलिए वे हर रात चेतावनी देने आते हैं। लेकिन उम्मीद के पीछे छिपी मुश्किलें कम नहीं हैं। भूमिगत सुरंगें बेहद जटिल हैं, जैसे कोई विशाल भूल भुलैया। यह सिर्फ साधारण खतरा नहीं, बल्कि सभी राक्षसों का मुख्य अड्डा है। कस्बे के बचे हुए लोगों के लिए वहां जाना आत्मघाती हो सकता है। अगर एक बार किसी राक्षस ने देख लिया तो बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसी वजह से बायड इसका कड़ा विरोध करता है। उसका डर कायरता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी है। एक ओर भूमिगत खतरा सबकी कल्पना से कहीं बड़ा है, दूसरी ओर यह पूरी खोज जेड के भ्रम पर आधारित है। भ्रम को सच मानकर जल्दबाजी करना सबको सीधे मौत के मुंह में धकेल देगा। हालांकि उसकी चिंता जायज है, लेकिन जेड के नजरिए से यह स्वीकार करना मुश्किल है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मशरूम निगला, भयानक भ्रम सहा और कस्बे का रहस्य जानने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिले। अगर अब डरकर सब कुछ नकार दिया जाए तो उसका बलिदान बेकार हो जाएगा और सब हमेशा के लिए इस एंडलेस नाइटमेयर में फंस जाएंगे। तभी जेड ने कहा, वह दरवाजा। बायड ने कहा, क्या? जेड बोला, हम दोनों कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में गए थे। जवाब मिला। और फिर बायड ने कहा, नहीं, हम कहीं नहीं गए। जेड ने समझाया, ठीक है, हम नहीं गए, और अगर हम वहां जाकर वह दरवाजा ढूंढ लें तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? जेड ने एक योजना रखी। अगर बेसमेंट में वही दरवाजा मिला जो उसने भ्रम में देखा था तो सब कुछ सच साबित होगा। अगर वहां कुछ न मिला तो वह सब महज झूठा सपना था। बायड को यह तरीका ठीक लगा और वह जेड के साथ तुरंत बेसमेंट पहुंचा। वहां की हर चीज, दीवारें, सामान, जमीन की बनावट, सब कुछ जेड के भ्रम जैसा ही था। दोनों ने उत्साहित होकर सामान हटाया, लेकिन जब सब साफ हुआ तो सामने सिर्फ ठंडी और मोटी पत्थर की दीवार थी। कोई रहस्यमय दरवाजा नहीं था। जेड का दिल बैठ गया। सब कुछ वैसा ही था, फिर दरवाजा कहाँ गया? वह खुद से पूछता रहा, क्या कुछ भूल गया? क्या दरवाजा बंद कर दिया गया? उसकी हालत बिगड़ती गई, इसलिए बायड ने उसे वहां से बाहर ले गया ताकि वह पागलपन में और न डूबे। फिर भी जेड हार नहीं मानना चाहता था। वह दूसरे रास्ते से नीचे जाने की बात करता रहा। यही उसकी सबसे बड़ी मांग थी और यही कस्बे में फंसे हर इंसान की चाहत भी। इस निराशाजनक जगह में सब किसी भी पल मर सकते हैं, हाथ से, राक्षस या श्राप से। ऐसे में बैठे बैठे मरने से अच्छा है लड़कर रास्ता बनाया जाए। लेकिन बायड ने अपनी सीमा पर अड़ा रहा। उसके लिए यह बहादुरी नहीं, आत्महत्या थी। कस्बे के सर्वोच्च रक्षक के रूप में वह किसी को अंधी मौत की ओर नहीं धकेल सकता था। दोनों के बीच टकराव बढ़ता गया और बात लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। तभी केनी विक्टर का संदेश लेकर आया और बताया कि हेनरी की पत्नी को येलो सूट मैन ने मार दिया। सदमे से उबरने का मौका भी नहीं मिला था कि किसी ने बताया कि विक्टर कॉलोनी हाउस की छत पर खड़ा है। और फिर बायड और केनी तुरंत ऊपर पहुंचा। विक्टर जंगल की ओर देखते हुए अपने बचपन की एक घटना बताने लगा। उसने कहा कि एक आदमी कस्बे के डर से छत से कूद गया था। वह बुरी तरह घायल हुआ और कई दिन तड़पता रहा। वह मरना नहीं चाहता था, बस पछता रहा था। फिर उसने हेनरी को अपनी माँ की मौत की सच्चाई बताई। उसने सोचा था कि दर्द बांटने से बोझ हल्का होगा, लेकिन उसके पिता और टूट गए। वे हर दिन पागलपन में डूबते गए। इससे विक्टर का अपना दर्द भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। यह दृश्य बताता है कि इस कस्बे का असली श्राप सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, बल्कि इंसानी कमजोरी और दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। अकेले रहो तो तन्हाई खा जाती है, और दर्द बांटो तो अपनों को तोड़ देता है। हर रास्ता दोहरी यातना देता है। तभी बायड ने केनी की मदद से विक्टर को उसके अपराध बोध से बाहर निकाला। नीचे उतरने के बाद विक्टर ने बताया कि येलो मैन एक बहुत बड़ी भूरी कार चलाकर कस्बे में आए थे और वह कार आज भी जंगल की गहराई में खड़ी है। लेकिन अतीत की डरावनी यादों के कारण वह कभी वहां नहीं गया। बायड और जानकारी निकाल ही रहा था कि डोना आ गई और सबको तुरंत गोदाम चलने को कहा। वहां उसने छोटी टीम के साथ हुए हादसे की बात बताई और अंकल का शव दिखाया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखों पर काले बटन सिले हुए थे और मुंह मोटे धागे से बंद था। वह किसी असली गुड़िया जैसा दिख रहा था। यह साफ था कि उसे गुड़िया राक्षस ने मारा था। बाकी लोगों ने बताया कि बचपन में वे इन्हीं गुड़ियों से खेलते। एक आदमी उनसे बेहद डरता था और कहता था कि वे नाइटमेयर लाएंगी। उसने उन्हें चुपके से झील में फेंक दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई और वे गुड़ियाओं जीवित राक्षस बन गईं। इससे कस्बे का सबसे बड़ा नियम साबित हो गया। जेड
जेड ने पहले जो भय के विशाल रूप लेने की थ्योरी दी थी वह सच निकली। इस कस्बे में जो भी मरता है उसके जीवन का सबसे गहरा डर कस्बा पकड़ लेता है और उसे असली राक्षस का रूप दे देता है जो जंगल का हिस्सा बनकर बाकी इंसानों को सताता है। इसका मतलब यह है कि कस्बे के राक्षस कभी स्थिर नहीं रहते, वे लगातार बढ़ते जाते हैं। अंकल की मौत भी एक नए खतरे को जन्म देगी। तभी किसी ने घबराकर कहा, हम लोगों को यह कैसे बताएंगे? अब उन्हें सिर्फ रात के मुस्कुराते राक्षसों से नहीं बल्कि उन असली नाइटमेयर से भी डरना होगा जिनसे हम उन्हें बचा भी नहीं सकते। माहौल पूरी तरह टूट चुका था। डोना बैठ गई और बोली, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। और तभी डोना की हालत बिगड़ गई। कस्बे के सामान्य संचालन को बनाए रखने वाला दूसरा स्तंभ जैसे ढह गया और सबसे ज्यादा डर बायड को था। उसने तुरंत केनी को मैरी को बुलाने भेजा और सब डोना के पास दौड़े और कई बार कोशिशों के बावजूद उसकी धड़कन वापस नहीं आई। लेकिन बायड ने हार नहीं मानी। वह उसे दबाते हुए रोता रहा और चिल्लाया, तुम नहीं मरोगे, जब तक मैं ना कहूं तुम नहीं मरोगे। और जैसे ही वह लगातार दबाव डालता रहा, डोना जल्दी ही जाग उठी और उसकी नब्ज वापस आ गई और आखिरकार उसे बचा लिया गया। लेकिन दिल रुकने के दौरान दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वह तुरंत होश में नहीं आ सकी और सब लोग बारी बारी से उसकी देखभाल करते रहे। खुशकिस्मती से ज्यादा देर नहीं लगी और सबकी कोशिशों के बीच वह आखिरकार जाग गई और डोना का मौत के मुंह से लौट आना अब तक की कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। और तभी जब बायड इस चमत्कार पर राहत महसूस कर रहा था, मरा हुआ पादरी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि अब समय बहुत कम है, तुरंत कदम उठाना होगा। उसने पूछा, लोगों के डर उनके मरने के बाद नाइटमेयर बनकर जंगल का हिस्सा बन जाते हैं, क्या यह सच है? जवाब मिला, शायद यह तो सिर्फ शुरुआत है। मतलब मार्टिन नाम के एक आदमी ने मुझसे कहा था कि रात में बाहर निकलने वाली वे चीजें सिर्फ शुरुआत है। फिर सवाल आया, उन बच्चों की हड्डियां क्या वे नीचे सुरंगों में है? जवाब मिला, मुझे नहीं पता। गुस्से में बायड चीखा और कहा, फिर तुम्हें आखिर पता क्या है? जवाब आया, बस इतना कि तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। बायड परेशान होकर बोला, मैं लोगों को उन सुरंगों में कैसे ले जाऊं जब मुझे यह भी नहीं पता कि जेड ने जो देखा वह सच है या नहीं। पादरी ने बस इतना कहा, कुछ चीजें किस्मत पर छोड़नी पड़ती हैं। और इन शब्दों ने उसके भीतर बेचैनी भर दी। अगर ठोस सबूत का इंतजार किया गया तो बहुत देर हो सकती थी। सच जानने के लिए पहल करना ही बेहतर था। वह तुरंत गोदाम में गया, हथौड़ा उठाया और सीधे बेसमेंट पहुंचा। वहां उसने पत्थर की दीवार पर वार करना शुरू किया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक ही वार में दीवार टूटकर एक बड़ा छेद खोल देगी। उसके पीछे लंबी सुरंग थी, बिल्कुल वैसी जैसी जेड ने अपने भ्रम में देखी थी। कस्बे का सबसे बड़ा रहस्य आखिरकार खुल चुका था। अब सबका असली मिशन था उस सुरंग में उतरना, उन बच्चों की हड्डियां ढूंढना और बाहर निकलने के रास्ते को साबित करना। यही इस एपिसोड की दोनों मुख्य कहानियों का केंद्र था। इसके अलावा बाकी कहानी भी कई संकेतों और आने वाले बड़े मोड़ों से भरी हुई थी। यह सब मुख्य रूप से फातिमा, सोफिया और जूली के इर्द गिर्द घूमता है। हर कहानी के भीतर एक नया संकट और छिपा हुआ उलटफेर था। जब सब डोना के जागने की खुशी मना रहे थे, फातिमा की मूर्ति भी पूरी हो चुकी थी। उसके लिए विश्वास ही जीते रहने की ताकत था। इन मूर्तियों को देखकर ही उसे आगे जीने का साहस मिलता था। उसका पति एलिस उससे लगातार बातें करता रहा। उसकी सबसे अहम बात यही थी कि फातिमा मुस्कुराते राक्षस के डर को अपने दिल से निकाल दे। उसी समय ईथन ने विक्टर को ढूंढ निकाला और चित्रों के जरिए उसे गुड़िया राक्षस के बारे में बताया। लेकिन विक्टर की प्रतिक्रिया देखकर लगा जैसे उसे इस राक्षस की कोई याद ही नहीं। इसका मतलब था कि पिछली पुनरावृत्ति में यह राक्षस जागा ही नहीं था, मगर बारीकी से देखने पर सच कुछ और था। विक्टर के बचपन की पेंटिंग में उसी गुड़िया की साफ तस्वीर बनी हुई थी। उसकी आंखों और मुंह पर वही सिलाई के निशान थे जो असली गुड़िया राक्षस पर थे। इससे साफ साबित होता है कि बचपन में विक्टर ने इस राक्षस का खौफनाक कत्लेआम अपनी आंखों से देखा था। बात यह नहीं थी कि उसे याद नहीं, बल्कि वह अनुभव इतना क्रूर और निराशाजनक था कि वह सह नहीं पाया। इसलिए उसने उस याद को अपने दिल की गहराई में दफना दिया। इस एपिसोड की सबसे अंधेरी और सबसे खतरनाक कहानी थी सोफिया की रहस्यमयी हरकतें। यही आगे आने वाले सबसे बड़े खतरे की छाया थी। उसने पुलिस स्टेशन के बाहर हेनरी को देखा और उसके पीले सूट को तुरंत पहचान लिया। फिर वह जानबूझकर उसके करीब गई और अपनी नई योजना शुरू की। और सोफिया लंबे समय तक अपने उतारे हुए कपड़ों को घूरती रही। देखने में उसकी हरकतें बेतुकी लग रही थीं, लेकिन असल में वह बहुत सटीक चाल चल रही थी। वह हेनरी के पीछे पीछे शराब खाने पहुंची। वह अच्छी तरह जानती थी कि किसी इंसान की सावधानी कैसे तोड़ी जाती है। हेनरी लंबे समय से दर्द में था, इसलिए उसके साथ बैठना और उसकी बातें सुनना सबसे कारगर तरीका था। सोफिया ने खुद उससे शराब डलवाई और माहौल को धीरे धीरे सहज बनाती गई। कुछ ही देर में हेनरी की आंखें धुंधली होने लगी। तभी उसने नया गिलास लेने का बहाना किया, अपनी उंगली जानबूझकर काटी और उसका खून हेनरी
हेनरी की शराब में मिला दिया। जब हेनरी ने उसे पिया तो सोफिया ने कहा, अगर यह सब सिर्फ एक सपना हो तो ये कोई यूं ही कही गई बात नहीं थी। उसका मकसद हेनरी के मन में शक का बीज बोना था। अगर वह मान ले कि यह सब सपना है तो लोगों को जगाने के लिए वह वही सोच सकता है जो पहले कप्तान की पत्नी ने सोचा था कि सिर्फ मौत ही सबको जगा सकती है। तब वह पूरे कस्बे का कत्लेआम शुरू कर सकता है। शराब में खून मिलाने का मकसद शायद उसकी सोच को और भ्रमित करना था। सोचो, जिसकी पत्नी खुद एक नाइटमेयर बन चुकी हो वह जल्द से जल्द जागना चाहेगा। तब सोफिया बस आग में घी डालेगी और उसे यकीन दिलाएगी कि मौत ही मुक्ति है। इसी बीच कस्बे के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा था। अपने पिता की दर्दनाक मौत और पिछली गलतियों के बाद जूली पूरी तरह बदल गई। उसने समझा कि सारा कितने सालों से अकेलेपन और दर्द के अंधेरे में जी रही है। वह खुद उसके पास गई और सच्चे दिल से माफी मांगी। सारा बहुत खुश हुई कि कोई उससे बात करना चाहता है। वह जूली को सोफिया के कमरे में ले गई। दोनों ने पुरानी यादें ताजा की और जूली का यह कदम बहुत अहम था क्योंकि अब सारा का भरोसा पूरी तरह बेफिक्र दिखने वाली सोफिया पर नहीं रहेगा। शायद यही उसे समय रहते सच्चाई दिखा दे और वह सोफिया की साजिश को समझकर आने वाली आपदा को रोकने की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अब जब अंडरवर्ल्ड का सच सामने आ चुका है, समुद्री घाटी के रहस्य खुलने वाले हैं और अंधेरे में डूबे हेनरी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। कस्बे के बचे हुए लोगों की हालत और रहस्यमयी होती जाएगी। क्या सब लोग सुरंगों में उतरकर पहेली की चाबी ढूंढ पाएंगे? क्या सोफिया की साजिश समय रहते रोकी जा सकेगी? इन सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तब तक